गुड इवनिंग। आज हम लोग को बच्चों सूखी डाली का दूसरा दृश्य पढ़ना था। दूसरे दृश्य में हम लोग देखेंगे कि दादाजी और करमचंद जी बैठे हुए हैं। करम जी दादाजी का पैर दबा रहा है। बाहर से बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही है, खट खट पट पट की, जिसको देख के करमचंद की भ्रिकुटी तन गई है। भ्रिकुटी मतलब होती है बच्चों भौहें। तो वो क्रोध में कहता है, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, ज़रा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं हम। इस पर दादाजी हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए कहते हैं, अरे जाने दो, बच्चे हैं, खेलने दो बच्चों को। और बच्चे हंसते हैं। वट की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। हंसते हैं, नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर नली छोड़कर करमचंद से, मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी। और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ के भांति है। दादाजी जब बच्चों को देखते हैं खेलते हुए कि बच्चे एक वट की डाली लेकर आए हैं और उस पर पानी दे रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो डाली फिर से पनप जाएगी, दादाजी हंसते हुए कहते हैं, ये बच्चे नहीं जानते कि केवल पानी मात्र देने से डाली नहीं पनपती है। और वो कहते हैं कि हमारा ये परिवार भी एक बरगद के वृक्ष के समान ही है और मैं नहीं चाहता कि इस पेड़ से कोई भी डाली टूटकर अलग हो, कोई भी डाली अर्थात कि परिवार का कोई भी सदस्य अलग हो। करमचंद कहता है कि लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली अलग हो जाए। दादाजी को चिंता हो जाती है बात सुनकर। कहते हैं कि कौन है? करमचंद कहता है कि शायद छोटा अलग होना चाहेगा। दादा कहते हैं क्यों, उसे क्या कष्ट है? इस पर करमचंद कहता है कि उसे तो कोई कष्ट नहीं है, परंतु उसकी पत्नी को है। दादा, मुझे किसी ने बताया नहीं, यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच थी, खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई ना लगा दी जाए तो बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है और यही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। नासूर का अर्थ होता है बच्चों ऐसा घाव जिसमें से बराबर मवाद निकलता रहे तथा जो कभी भरता नहीं, अर्थात ऐसा घाव जो कभी भी ठीक नहीं होता। तो दादाजी कह रहे हैं कि मुझे किसी ने नहीं बताया। इतना तो मालूम है ना कि अगर कोई हल्की सी भी खरोच है तो उसका तत्काल इलाज ना किया जाए तो वो बहुत बड़ा घाव बन जाता है। उनके कहने का मतलब है कि अगर कोई शिकायत थी तो उसे तुरंत दूर कर देना चाहिए था, वरना यही धीरे धीरे बहुत बड़ी बात बन जाती है। करमचंद कहता है कि मैं अच्छी तरह तो पूरी बात नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है कि छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा है। दर्प की मात्रा अर्थात बच्चों, दर्प का मतलब होता है अहंकार। छोटी बहू को अपने मायके का बहुत अहंकार है। करमचंद दादाजी से कहता है कि मैंने वह मलमल के थान और अजय के अबरे ला कर दिए थे, सबने तो रख लिए, पर छोटी बहू ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। अपने मायके घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। इस पर दादाजी कहते हैं, बेटा बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू हमसे तभी अलग होना चाहेगी, पृथक होना चाहिए। पृथक मतलब अलग, जब उसे घृणा के बदले घृणा मिले। यदि उसे घृणा के बदले स्नेह दिया जाए तो हमसे कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। बेटा किसी से महानता किसी से मनवाई नहीं जाती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। ठूठा वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के समस्त ताप को हर ले और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। दादाजी करमचंद को समझाते हैं कि बेटा यदि छोटी बहू को घृणा के बदले घृणा मिलेगी तभी वो परिवार से अलग होगी। यदि उसे घृणा के बदले प्रेम दिया जाए तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ठूठा वृक्ष, ठूठा मतलब बहुत ही बड़ा अगर वृक्ष, उसमें पत्ते ना हो, वो हमें छाया ना दे तो हमारे किसी काम का नहीं होता। अगर उसके फूलों से भीनी भीनी सुगंध ना आए तो हमारे प्राणों में वो पुलक नहीं भरेगी, खुशी नहीं भरेगी।
ठीक उसी तरह महानता भी किसी से मनवाई नहीं जाती। अर्थात कि कोई हमारी आदर सत्कार करना चाहता है तो वह मन से करेगा, किसी से हम जबरदस्ती अपना आदर और सत्कार नहीं करवा सकते। इसके बाद भाषी बाहर से, दादाजी मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। भाषी जो कि दादाजी के घर में बच्चे हैं, उनमें से एक का नाम है, वो आता और कहता है कि जगदीश ने मेरे वट का पेड़ उखाड़ दिया है। मल्लू से लड़ते हुए चीख कर, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? दादाजी हंसते हैं, बच्चे, ठहरो भाषी, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद ज़रा हटाना है इन दोनों को। करमचंद जाता है। दादा फिर हुक्के की नली मुँह से लगा लेते हैं। परेश नीची नज़र किए प्रवेश करता। अब इतने में परेश दादाजी के पास आ जाता है। दादाजी परेश को देखकर बोलते हैं, आओ बेटा आओ, वह मैंने 1-2 कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ ज़रा, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। परेश मैं लज्जित। परेश कुछ नहीं कहता, बस कहता है कि दादाजी मैं लज्जित हूँ। दादाजी कहते हैं, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था, आओ आओ इधर आकर बैठो। परेश को देखकर दादाजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, बहू ने नहीं धुला तो धुल जाएंगे, आओ तुम मेरे पास बैठो, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। और फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। और दादाजी परेश से कहते कि मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई के अबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आए। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीज़ें खरीदना क्या जाने। तभी तो मैं कहता हूँ छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीज़ें ले आएगी। अब दादाजी परेश से कहते हैं, दादाजी जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें पता है बच्चों की बात को कैसे संभालनी है। वो परेश से कहते हैं कि मैंने सुना है कि छोटी बहू को मलमल के थान और रजाई के कपड़े पसंद नहीं आए। भला पसंद भी कैसे आएंगे, वो तो नए ज़माने के। और फिर तुम्हारे ताऊ यानी कि करमचंद, वो तो पुराने ज़माने के हैं, भला उन्हें नए ज़माने की चीज़ें क्या पता। तभी तो मैं कहता हूँ कि जाओ छोटी बहू को लेकर जाओ और उसके पसंद की चीज़ें ले आओ। परेश जी, दादाजी हुक्के का कश लगाकर, और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदु का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। दहेज तैयार करने का मतलब इंदु की शादी में हाथ भी बटाएगी। परेश जी, मैं इसलिए आया था। दादाजी, हाँ हाँ कहो, क्यों झिझकते हो? अब परेश अपनी बात कहता है कि जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। परेश बताता है कि बेला का इस घर में मन नहीं लगता, वो यहाँ नहीं रहना चाहती। इस पर दादाजी कहते हैं, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा, अभी कै दिन हुए हैं उसे आए, और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। दादाजी बोलते हैं कि बेटा मन लगता नहीं है, उसे लगाना पड़ता है। परेश कहता है कि वो मन लगाना ही नहीं चाहती। दादा, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए, वो एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है। अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटों कि बेला जो थी वो अपने पिता की इकलौती बेटी थी, कभी नाते रिश्तेदारों में नहीं रही। इस भीड़ भाड़ में वह घबराती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। दादाजी बहुत समझदारी से परेश से बात करते हुए कह रहे हैं कि उसका मन कैसे लगेगा, उसे कितने दिन हुए हैं आए, और फिर हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि उसका मन इस घर में लगे। वह बड़े घर की बेटी है, नाते रिश्तेदारों में नहीं पली बड़ी है, भीड़ भाड़ में घबराती है। हम सब मिलकर उसका घर मन में लगाएंगे। परेश अपनी बात कहता है कि पर उसे कोई यहाँ पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं, यानी कि उसकी बुराई करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंझली ताई, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, इंदु, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है। अब उसके हाथ बिक गया है मतलब कि तू अपने पत्नी के साथ हो गया है, तू उसके सामने कुछ नहीं कह सकता, ठीक, कि तू अब उसके वश में हो गया है, तो उसे कुछ नहीं समझाता। और उधर वह उन सब से दुखी है, कहती है सब मेरा अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती हैं, मेरा समय नष्ट करती हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ, अपना एक भी उसे दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो। अब परेश दादाजी से कहता है कि ना मेरे घर वाले बेला को पसंद करते हैं, ना ही बेला घर वालों को पसंद करती है।
सब बेला की बुराई करते हैं और बेला को लगता है कि सब उसका अपमान करती हैं, उसकी हंसी उड़ाती हैं, उसका समय नष्ट करती हैं, उसे इस घर में परायों सा महसूस होता है। दादाजी कहते हैं कि हाँ रुको मत, बोलो पूरी बात। परेश कहता है बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं। मतलब अपने काम में हस्तक्षेप मतलब अनावश्यक दखल। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। वह समझती है कि वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। दादाजी फिर से हुक्का ही गुड़गुड़ा रहे हैं और वह अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है, जहाँ उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहाँ वे स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो हमेशा यहाँ बना ना रहूँगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली बने बच्चों ट्रांसफ़र हो जाएगा। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें तो उसकी सारी उद्विग्नता, अन्य मनस्कता और तिलमिलाहट से उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? परेश दादाजी से कह रहा है कि यदि आप मेरी माने तो बाग में जो मकान खाली पड़ा है वो मुझे दे दें, मैं कुछ दिन के लिए वहाँ रहूँ। वैसे भी थोड़े दिन बाद मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो अच्छा है कि जब तक हम लोग रहें शांति से रहें। दादाजी उसकी सारी बातें सुनते हैं, हंसते हैं, तो कहते हैं कि झंझट से मुक्ति पाने का ये बहुत ही आसान तरीका है कि भाई मैं बाग वाला मकान तुम्हें दे दूँ और तुम वहाँ जाके रहो, सारी बातें ही ख़त्म। पर तुम तो जानते हो बेटा कि मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, उसके शाखाएं, पत्ते, फल, फूलों से भरा हुआ एक महान वृक्ष। मेरी आँखों के सामने इस महान वृक्ष की कलियां टूटने लगती है और वह केवल ठूंठ रह जाता है। ठूंठ मतलब बच्चों सूखा पेड़, जिसे मतलब एक प्रकार से कहो जिसमें कुछ नहीं होता, न फूल, न पत्ते, न फल। और दादाजी कहते हैं कि मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। मैं सबको समझा दूंगा, पर मेरे जीते जी मेरे घर से कोई नहीं जाएगा या मेरा परिवार अलग नहीं होगा। मैं सबको समझाऊंगा कि कोई तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार ना करे, कोई उसका समय ना नष्ट करे। ईश्वर की कृपा से हमारे घर एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत, पढ़ी लिखी बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे तंग कर देंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव ना करेगी। दादाजी की बात सुनकर परेश थोड़ा शांत होता है और दादाजी से कहता है जैसा आप ठीक समझें। दादाजी कहते हैं परेश से कि तुम भी ये ध्यान रखना कि तुम्हारी किसी बात का बहू को बुरा ना लगे। और परेश जैसी आपकी इच्छा बोलकर वहाँ से चला जाता है। दादाजी आवाज़ लगाते हैं और पूरे घर को इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। सभी दादाजी के पास आते हैं और ज़मीन पर बैठ जाते हैं। दादाजी पूछते हैं इंदु कहाँ है? वो नहीं दिख रही है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। रजवा जाती है, इंदु को बुला कर ले आती है। इंदु जी आई कहकर कपड़े धोने में लगी थी, वो वहाँ से चली आती है। दादाजी कहते हैं कि मैंने सबको किस अभिप्राय से बुलाया है, मुझे एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। दादाजी सबको बोलते हैं कि मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ है कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। इंदु दादाजी कुछ बोलने वाली रहती कि तभी दादाजी उसे समझाते हैं कि इंदु बेटा मुझे अपनी बात कह लेने दो। और फिर बोलते हैं कि मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ है कि बहू का मन यहाँ नहीं लगता। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है, यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका दब कर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं आई। कुछ क्षण वो रुकते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और कहते हैं बेटा बड़ा वास्तव में कोई उम्र से नहीं होता या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि में होता है, योग्यता में होता है। और देखा जाए तो छोटी बहू उम्र में ना सही, अक्ल में तो हम सबसे ही निश्चय ही वो बड़ी है। हमें चाहिए कि हम उसकी बुद्धि और योग्यता से लाभ उठाएं। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो वो अपने घर में प्राप्त करते आई थी। सब उसका कहना माने, उसका परामर्श लें तो मैं प्रसन्न रहूँगा।
यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो, उसे अनुभव ही ना हो कि वह किसी दूसरे घर से आई है या किसी दूसरे घर में आई है। फिर कुछ क्षण होकर गुड़ आते हैं और सबको समझाते हैं कि ये जो हमारा परिवार है, ये कुटुंब का एक महान वृक्ष है। सब डालियाँ हम सब और उसकी डालियाँ हैं। डालियों से ही तो पेड़ होता है। डालियाँ छोटी हों बड़ी हों जैसी भी हों, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी डाली टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते आए हो। बस यही कहना चाहता हूँ कि यदि मैंने सुन लिया कि किसी ने छोटी बहू का निरादर या तिरस्कार किया है और या तो उसका समय नष्ट किया है, तो मैं सदा के लिए टूट जाऊंगा और मेरा इस घर से नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम जा सकते हो। दादाजी सबको समझाते हैं और सब जी हाँ कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दादाजी इंदु और मंजली बहू को रोकते हैं। इंदु को समझाते हैं, कहते हैं कि बेला तुमसे अधिक पढ़ी लिखी है, तुम मुझसे सीख लो, ज्ञान अर्जन लो। और मंजली बहू को समझाते हैं कि हंसी उसके सामने करना चाहिए जो तुम्हारी हंसी को समझे। बेवजह का हंसना ठीक नहीं आता है। और बोलते हैं कि यह मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ फले फूलें, जीवन की सुखद शीतल वायु के स्पर्श से झूमे और सरसराएं। विटप से अलग होने वाली डाली की कल्पना मुझे सिहरा देती है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ और मेरे आगे भी मेरा परिवार एक रहे। अगर मेरे परिवार से कोई अलग होने की बात करता है तो वह सोच के भी मैं काँप उठता हूँ। इंदु क्षमा मांगती है और कहती है कि आपको दोबारा शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। दादा भाजी मल्लू जगदीश सबको बुलाते हैं कि आओ तुम्हें एक कहानी सुनाएं, बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। बच्चे बोलते हैं कि दादाजी हमें ये कहानी नहीं सुननी, चांद राजा तारा राजा की सुनाओ तो आए। हर बार वही कहानी नकल उतार कर एक था बरगद करके। दादाजी कहते हैं कि यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। अंडरलाइन कर लो बच्चों। प्रश्न अगर आता है कि कौन सी कहानी कुटुंब और समाज का निर्माण करती है, तो आपको उत्तर देना होगा बरगद के पेड़ की कहानी। या तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और पर्दा गिरता है। अब बच्चों दूसरा दृश्य हमारा ख़त्म होता है। तीसरा और चौथा दृश्य हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। कमेंट करके आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत या समस्या हो। अब बच्चों तीसरा और चौथा दृश्य मैं कंबाइंड करके आपको इसका सारांश बता दूंगी। अब ये चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है तो इसे ख़त्म करूंगी।